चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। टॉपिक वाइज आपसे हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज मतलब पहला टॉपिक है समाज सुधार। क्या है? सोशल रिफॉर्म्स। जो भी रिफॉर्मर्स ने, सुधारकों ने जो भी अच्छा अच्छा काम किया, उन सब के हम लोग डिटेल से एक एक चीज को बहुत माइन्यूटली पढ़ेंगे, ताकि एक एक चीज आपको समझ में आ जाए। देखिए, तो पहला पढ़ेंगे। बताओ, एक क्वेश्चन बताओ तुम लोग। सती प्रथा को शुरुआत किसने किया था? सती प्रथा का शुरुआत वह कर रहे हैं, शुरुआत पूछ रहे हैं। लोगों ने किया था। किसने किया था? हम ये कर रहे हैं। अंत अंत पूछते तब बोलते राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। समझ आया? शुरुआत कुप्रथा से हुई। किससे हुई? कुप्रथा मतलब खराब प्रथा। जैसे कु का मतलब शब्द ही होता है खराब, तो खराब प्रथा जो होता है कुप्रथा। तो सती प्रथा की शुरुआत अंधविश्वास से हुई, कुप्रथा से हुई। और इसकी समाप्ति किसने किया? राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से। कब हुआ था? बताओ, तुम बताओ। 1829 में। ये डेट मत भूलना। किस नियम के तहत? बताइए आप, कौन नियम के तहत खत्म हुआ था? नियम पूछता है तो ये सबको पता है, एडवांस हो गया सवाल। ऐसे हम पढ़ाए हैं। बताओ, रूल नंबर 17 के तहत। किसके तहत? यूपीएससी एक बार सवाल पूछा है, किस नियम के तहत? क्वेश्चन लिखो। 1829 में सती प्रथा को किस नियम के द्वारा, किस नियम के द्वारा, किस नियम के द्वारा गैर कानूनी बनाया गया? गैर कानूनी बनाया गया। नियम 17 के तहत। नियम 17 के तहत 1829 में सती प्रथा को किस नियम, नियम मतलब रेगुलेशंस के द्वारा गैर कानूनी मतलब कानून के हिसाब से गलत बनाया गया। तो नियम 17 के तहत। किसके तहत बाबू? नियम 17 के द्वारा। ठीक है। और किसने बनाया था ये नियम? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। बेंटिंक लिख लो, लिखिए, नोट में लिख लो। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने नियम 17 नाम का कानून बनाकर, नियम 17 नाम का कानून बनाकर सती प्रथा पर पूरी तरह रोक लगा दी। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने नियम 17 नाम का कानून बनाकर सती प्रथा पर पूरी तरह क्या लगा दी? रोक लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। एक कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, पूरा बात बता दिया। इसमें किसका प्रयास था? राजा राम मोहन राय का भी प्रयास था, उनका भी अथक प्रयास था इसमें। अगला सवाल, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किससे प्रेरणा लिया था? बोलो, किनको, किससे प्रेरणा मिला था? देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस चीज से प्रेरणा लिया था? प्रेरणा लिया था किस चीज से? आंसर लिखिए। पढ़ाए हुए वेदों से। बोला था ना, वेद क्या है? वेद में पूरा दुनिया का नॉलेज है। वेद सोर्स ऑफ नॉलेज है, मतलब ज्ञान का स्रोत है। ये बात किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती। पता है इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहा जाता है। इनको मार्टिन लूथर कहा जाता है। देखो, इनको भारत का मार्टिन लूथर जो थे, एक समाज सुधारक थे, है ना? तो इसी तरह ये भी क्या थे? समाज सुधारक। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने वेदों की और लौटों का नारा दिया था। चले, तो वेदों से उन्होंने कहा था कि वेद में ही समस्त ज्ञान है। वेद को सुप्रीम बताया था इन्होंने। इनको लिख लो, इनको कहा जाता क्या? भारत का मार्टिन लूथर। भारत का मार्टिन लूथर। अच्छा, मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर जो थे एक समाज सुधारक थे। ऐसा में भारत का ये जो मार्टिन लूथर थे, क्या थे? एक सोशल रिफॉर्मर थे। क्योंकि इंडिया में भी बहुत रिफॉर्म किए थे। किसने रिफॉर्म किया था? इसीलिए कहा गया इनको। जैसे बोलो, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? नहीं पता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? पता बताओ।
बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। जीके का सवाल है, कालिदास को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कालिदास जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुए हैं, उनको भारत का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर। क्यों? जैसे शेक्सपियर बहुत विद्वान था, शेक्सपियर जैसे बहुत विद्वान था, उसी प्रकार कालिदास भी क्या है? बहुत विद्वान। आया कहानी समझ में? ऐसे समझना है। कोई दिक्कत? तो पूरी कहानी समझिए। तो इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? भारत का मार्टिन लूथर। किसने कहा था? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है। और इन्होंने कौन समाज बनाई थी? याद करो, आर्य समाज। कब बनाया था? 1875 में। 1875 में, 29 में नहीं। कब बनाया था? लिख लो, एक बार लिख लो। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया था। कौन समाज? आर्य समाज। इनकी एक पुस्तक ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है। तो ब्रह्म समाज के बारे में कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? राजा राम मोहन राय। कोई दिक्कत? 1828 में। आर्य समाज की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा? दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहां पर? मुंबई में। ठीक है। और इनकी एक फेमस पुस्तक बताओ। एक फेमस पुस्तक बताइए, एग्जाम में खूब पूछता है। गीता रहस्य तो बाल गंगाधर तिलक का है। गीतांजलि तो रविन्द्रनाथ टैगोर का है। और बताइए कोई। सत्यार्थ प्रकाश। लिख लो, इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। पुस्तक लिखिए, सत्यार्थ प्रकाश। पुस्तक किसने लिखा? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन पुस्तक है बाबू? सत्यार्थ प्रकाश के पुस्तक को लेखक कौन है? चले एक बार रिपीट करते हैं, बताओ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस चीज से प्रेरणा लिया था? वेदों से। वेद के बारे में इन्होंने कहा था सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सोर्स है। वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास कना दिया था। ठीक है। कोई दिक्कत? ये जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। हालांकि ये भी ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी क्या थे ये? जाति कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, छुआछूत के विरोध में थे ये। ठीक है। कहानी समझ आ गया? और कौन समाज बनाया था? आर्य समाज। किसने, कहाँ पे बनाया था? मुंबई में। कब बनाया था? 1875 में। और किसने बनाया? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्हें क्या कहा था? भारत का मार्टिन लूथर। ठीक है। क्लियर? चले, तो इन्होंने ये सब कहा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। भारत के लिए जिला मजिस्ट्रेट की व्यवस्था से मुक्त, भारत के लिए जिला मजिस्ट्रेट की व्यवस्था से मुक्त, भारत के लिए जिला मजिस्ट्रेट की व्यवस्था से मुक्त 4 स्तंभों वाला राज्य, 4 स्तंभों वाला राज्य की अवधारणा का सुझाव किसने दिया? भारत के लिए जिला मजिस्ट्रेट की व्यवस्था से मुक्त, जिला मजिस्ट्रेट की व्यवस्था से मुक्त 4 पिलर स्टेट, यानी चौखंभा वाला राज्य, मतलब 4 खंभों वाला राज्य की अवधारणा का सुझाव किसने दिया? देखिए बड़ा ही शानदार सवाल है। देखिए बच्चों, इसको मैं बहुत डिटेल से बड़े आराम से समझाऊंगा। देखो, एक नेता हुए हैं, बहुत ही अच्छे नेता थे, राम मनोहर लोहिया। क्या नाम था? उन्होंने चौखंबा 4 पिलर, जैसे घर है ना, तो एक पिलर इधर, एक पिलर इधर, एक पिलर इधर, एक पिलर इधर, 4 खंभों पर आधारित शासन व्यवस्था की बात किया था।
किसने बात किया था? राम मनोहर लोहिया। क्या है चौखंबा पिलर? इन्होंने कहा था कि 4 खंभे बनाइए, जैसे एक खंभा बनाओ गांव को, फिर जिला को, प्रांत को और केंद्र को। ध्यान समझिए थोड़ा सा। इन्होंने कहा था 4 खंभा बनाओ। एक किसको बनाओ? गांव को। समझ रहे मेरी बात? गांव को। दूसरा जिला को, तीसरा प्रांत को, राज्य को, चौथा केंद्र को। और 4 खंभों पर शुरू करो देश की व्यवस्था। तो एग्जाम में पूछेगा कौन कौन खंभा बताया, बोलो। पहला क्या बोला? गांव। दूसरा जिला, थर्ड प्रांत और चौथा केंद्र। तो 4 खंभों वाला कॉन्सेप्ट, अवधारणा, अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया जी, बहुत बड़े समाजवादी नेता थे। ऐसे लिखिए, 4 खंभा लिख लीजिए, चौखंभा राज लिख लो, 4 खंभा लिख लो। कौन कौन दिया था लिख लीजिए। इन्होंने गांव, 4 खंभा लिख, कौन कौन है? गांव, जिला, प्रांत और केंद्र। ठीक है, गांव, जिला, प्रांत और केंद्र। ठीक है, गांव को बोला था, जिला को बोला था, प्रांत को बोला था और केंद्र को। चलिए, अब देखिए इन्होंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो पद है, कलेक्टर, उसको उसका जो है उसके नियंत्रण से मुक्त रखे जाए। समझे? उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद को कम कर दिया था। किसने? राम मनोहर लोहिया। जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, डीएम, कहते हैं कि उसके अंदर पूरे जिले का हेड कौन होता है प्रशासनिक रूप से? डीएम। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हर हर जिले में एक डीएम साहब होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक, यूपीएससी पास करके आते हैं, या बीपीएससी पास करके बहुत लंबा पर मतलब समय। जब देखो यूपीएससी में जब कोई पास करता है तो डायरेक्ट डीएम नहीं बन जाता है, उसके लिए पहले लोअर पोस्ट होता है, फिर धीरे धीरे करके डीएम। इसी प्रकार बीपीएससी में भी लोअर पोस्ट होता है, डायरेक्ट डीएम नहीं बनता है। फर्क ये है कि यूपीएससी में जल्दी प्रमोशन मिलता है, बीपीएससी में जल्दी प्रमोशन डीएम नहीं बन पाता है। कोई दिक्कत? समझ आया? तो बता रहे थे इन्होंने, राम मनोहर लोहिया के बारे में कहा था। राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि डीएम के पद को वैल्यू को हटा दो या उसको कम कर दो। किसने कहा था? लोहिया। और 4 खंभों वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो 4 खंभा कौन कौन थे? गांव, जिला, प्रांत और केंद्र। ठीक, समझ आया? चलिए, लोहिया जी की 2 पुस्तक एग्जाम में खूब आता, लिख ले। एक लिख लो, लिखो। पहला है गिल्टी मेन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। गिल्टीज मेन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। गिल्टी, GUILTY, गिल्टी मेन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। इंडियाज पार्टीशन, देखो इसका मतलब हुआ कि जो भारत का पार्टीशन हुआ था उसके लिए जो भी दोषी लोग थे, बंटवारा हुआ था भारत का, जो भी दोषी थे उनके ऊपर ये बुक लिखा गया, गिल्टीज मेन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। PARTITION, पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब होता है बंटवारा। समझे? पार्टीशन मतलब बंटवारा। तो गिल्टीज मेन ऑफ इंडियाज पार्टीशन मतलब क्या हुआ? जो भी इंडिया का बंटवारा हुआ उसके लिए कौन कौन सी दोषी था, कौन कौन व्यवस्था थी दोषी, तो उनके विभाजन के कारण और जिम्मेदार परिस्थिति पर लिखी गई सबसे अच्छी किताब था। किन की? हाँ, राम मनोहर लोहिया की, मत भूलना। क्या नाम है किताब का नाम? गिल्टीज मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। तो इनकी एक किताब और क्या बताया? व्हील ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास का पहिया, इतिहास की पहिया। तो राम मनोहर लोहिया के बारे में 3 चीज ध्यान रखना। चौखंभा राज्य का कॉन्सेप्ट, अवधारणा दिया था। चौखंभा अवधारणा बता दिया। दूसरी किताब मैंने क्या बताया?
गिल्टीज मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, जो इंडिया का बंटवारा हुआ था उसके लिए कौन कौन दोषी थे, क्या क्या परिस्थिति था, तमाम चीज़ों के बारे में। दूसरा क्या है, इतिहास का पहिया। कौन पहिया? किताब तो बहुत सारा लिखा है, लेकिन दो दो बहुत महत्वपूर्ण किताब है। कोई दिक्कत? चलो अगला सवाल लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी चेन्नम्मा के पकड़े जाने के बाद किस साथी ने 1824 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी? रानी चेन्नम्मा, चौ एकड़ आधा नौ न अम्मा, चेन्नम्मा के पकड़े जाने के बाद क्या लिखा? रानी चेन्नम्मा के पकड़े जाने के बाद क्या लिखे? रानी चेन्नम्मा के पकड़े जाने के बाद किस साथी ने लड़ाई जारी रखी? देखिए, रानी चेन्नम्मा, ये नया सवाल देखो, इसमें बच्चा खूब फंसेगा, इसे तो आपको नहीं मालूम है। तो सिर्फ हम लोग झांसी की रानी को जानते हैं। इतिहास में ऐसे सवाल है जो तुमको पढ़ के दंग हो जाओगे, और ये सवाल सवाल पूछे लोग दिमाग खराब हो जाता है, पता ही नहीं होगा। देखो इतिहास में की एक खूबसूरती क्या है, जो सवाल तुमको आता है वो आसान लगेगा, जो नहीं लगेगा आसान कहेगा ये क्या सवाल है। प्रथम दृष्टिया यही होता है, प्राइमा फेसिया। लेकिन जब तुमको चीज़ों से उसके कंसेप्ट को जान जाओगे, परिचित हो जाओगे, तो पूरी बात आसान लगेगी। जैसे ये सवाल तुमको अभी डिफिकल्ट लगता होगा, बट जब समझा देंगे तो याद रहेगा। चलो आंसर लिखिए। इसको जो साथी था नाम था रयन्ना। रयन्ना, र य आधा न पूरा न आकार, रयन्ना। देखो रयन्ना जो था, ध्यान दीजिए, ये कहानी समझो क्या है। एक रानी थी, कित्तूर की रानी। किसकी रानी? कित्तूर एक जगह है जहां की रानी थी। तो उसको कित्तूर की रानी चेन्नम्मा को पकड़ लिया। किसने? अंग्रेजों ने पकड़ लिया। जब अंग्रेजों ने इसको पकड़ लिया तो उसका एक सैनिक था रयन्ना। याद आएगा? दोनों नाम नाम समझ में आया? चेन्नम्मा और रयन्ना। तो रयन्नम्मा जो था उसने हार नहीं माना, उसने अंग्रेजों के अगेंस्ट, विरुद्ध क्या किया? युद्ध को जारी रखा। तो ये एक सवाल बन जाए, टफ क्वेश्चन, नोट में लिख लो। कित्तूर की रानी, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा जब अंग्रेजों द्वारा पकड़ ली गई, पकड़ ली गई, पकड़ ली गई, तो 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 उसका एक अंग्रेज, उसका एक सैनिक साथी अरेयन्ना ने युद्ध को जारी रखा। रखा, जारी रखा, युद्ध को जारी रखा। यही पूरा कंसेप्ट है। ठीक है, तो दिक्कत इनकी पूरी एक बार पढ़ लेते हैं। रानी रानी रेनम्मा के बारे में समझो, पढ़ लो, सुनो। ये कित्तूर कहाँ पे? पहले पहला सवाल, कित्तूर है कहाँ? नहीं, कित्तूर कौ से कर्नाटक। कहाँ पे है कित्तूर का छिपा? कर्नाटक। कर्नाटक का एक जगह है कित्तूर। पूरी कहानी समझिए। तो ठीक है, ये एक्चुअली कित्तूर की रानी थी। कौन रानी? कौन? चेन्नम्मा। चेन्नम्मा ये ये जब झांसी की रानी, मतलब झांसी की रानी के टाइम पर ही थी। ये भी 1857 की टाइम है। कब का टाइम है? तुमको पता है कि 1857 में अंग्रेजों ने क्या लाया था? हड़प की नीति। हड़प की नीति किसके द्वारा लाया गया था बताओ? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। पता ही थे ना? ध्यान नहीं।
लॉर्ड डलहौजी जे छै वो आने रहे हड़प्पा नीति, जिसके तहत अगर किसी राजा रानी का अपना संतान नहीं है तो उसका जो राज्य है उसको हड़प लिया जाएगा। क्या जाएगा? उसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये डलहौजी का ये सिद्धांत था, कोई भी राजा रानी का अपना बेटा अगर नहीं है तो उसका जो एम्पायर है उसके एम्पायर को हड़प लिया जाएगा। तो ऐसा इनके साथ भी हुआ था। इन्होंने इनका विरोध किया, हड़प नीति का विरोध किया, तो ये अंत में पकड़ा गई। क्या गई? पकड़ा गई। ठीक है। और उसके साथ उसका साथी जो बताए थे रेयन्ना चन्नम्मा का साथी कौन था? रे रे रेयन्ना। उन्होंने क्या कहा था? युद्ध जारी रखा था। देखो पूरी बात समझ थोड़ा सा। तो क्या बताया? ये 15 साल की आयु में इनका विवाह कित्तूर के राजा के साथ हो गया। ठीक है। ये कित्तूर की रानी बनी। कितना साल में शादी हुआ? तो पहले तो 15 साल तो बहुत हो गया, उससे भी कम उम्र में शादी होती थी। समझे? तो देखिए समझिए, इनका एक इकलौता बेटा था, उनकी भी मौत हो गई। समझे? इनका जो बेटा था वो भी क्या हो गए? मर गया। तो एक एक जो है गोद लिया था एक बच्चे को इसने। इसने एक बच्चे क्या लिया था? गोद। अब गोद का तो विरोधी था अंग्रेज सब, बोला गोद सब नहीं चलेगा। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? तो गोद लिया। तो अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हारा साम्राज्य अब मेरा हो गया, क्योंकि हड़प्पा नीति चालू थी, पता है, अभी पता है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हम नहीं होने देंगे। ऐसा हम कित्तूर के साम्राज्य को, ये जो कित्तूर का साम्राज्य कहाँ के था? कर्नाटक। ये कित्तूर के साम्राज्य को हम क्या है, तुम्हारे अंदर हम नहीं होने देंगे। अंग्रेजों को कहा था कि तुम्हारे अंदर ये हम साम्राज्य नहीं जाने देंगे, साम्राज्य मेरा है। किसने कहा था? रानी ने। किसने कहा था? चन्नम्मा ने कहा था। कित्तूर की रानी। किसकी रानी? कर्नाटक की रानी। ठीक। अच्छा, फिर जाकर के लड़ाई हुआ, लेकिन इनके साथ कुछ गद्दारों ने विश्वासघात किया, बेईमानी किया। देखो जब भी लोग हारता है तो विश्वासघात होता है। और अंग्रेजों के पास भारी बारूद था, इस कारण कित्तूर की सेना क्या हो गई? हार गई। कोई दिक्कत? हाँ। लेकिन रानी जब पकड़ी गई तो इनके एक वफादार सेनापति कौन थे? नाम संगोली रयन्ना। क्या नाम था? संगोली रयन्ना ने भी अंग्रेजों के खिलाफ छापामारी लड़ाई जारी रखा था। समझे? यही पूरी कहानी है। कोई दिक्कत? तो पूरी बात समझ आ गई स्टोरी? पर स्टोरी मैंने बता दी शॉर्ट में। ये स्टोरी जानना जरूरी था, सिर्फ क्वेश्चन करना नहीं, स्टोरी भी जानो। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखो, राम मनोहर लोहिया के बारे में एक सवाल और पूछा गया है। राम मनोहर लोहिया के बारे में एक सवाल और है, स्टेटमेंट वाइज सवाल है कि राम मनोहर लोहिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या करिए? ऐसा सवाल यूपीएससी पूछता है अक्सर। तो स्टेटमेंट एक देखो क्या है। उनका मानना था कि रचनात्मक कार्य के बिना सत्याग्रह बिना 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 क्रिया के एक वाक्य की तरह है। बिना क्रिया के एक, देखो समझाते, देखो क्या पूरी बात समझो। इन्होंने कहा था, देखिए सत्याग्रह पे बल दिया, लेकिन कहा था कौन सा काम करो? रचनात्मक कार्य करो। कौन सा काम करो? कुछ नया नया रचना करो। अब वो कहा था कि अगर सत्याग्रह करोगे उसमें रचनात्मक काम नहीं होगा, तो ऐसा एक सेंटेंस जिसमें वर्ब नहीं है। क्या नहीं है? सेंटेंस में वर्ब होगा, नहीं होगा तो काम चलेगा? वर्ब क्या होता है? क्रिया क्या होता है? क्रिया एग्जाम्पल बताओ। खेलना कूदना। जैसे बोलोगे मैं खेल, बोलेंगे मैं फुटबॉल, ऐसे बोले मैं फुटबॉल, तो नहीं हो गया। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। इन्होंने कहा था कि अगर तुम सत्याग्रह कर रहे हो उसमें रचनात्मक कार्य नहीं करोगे, तो ये तो वही बात हुआ कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या नहीं है? क्रिया नहीं है। ऐसा में क्या नहीं है? क्रिया नहीं है। कोई दिक्कत? हाँ, क्रिया
नहीं होगा। इसमें क्रिया नहीं होगा, क्या होगा? गलत हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट बर्बाद हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन क्या है सही? उनका मानना था कि रचनात्मक कार्य के बिना सत्याग्रह बिना क्रिया के एक वाक्य की तरह है। बिना क्रिया के एक वाक्य की तरह, जिससे जैसे वाक्य में क्रिया नहीं होगा तो वाक्य का कोई मतलब नहीं होगा। इसी प्रकार सत्याग्रह में क्या होना चाहिए? रचनात्मक कार्य होने चाहिए। ठीक, स्टेटमेंट 2 पर ध्यान रखना। उन्होंने नमक सत्याग्रह विषय पर अपना पीएचडी थीसिस लिखा था, जिसमें महात्मा गांधी के सामाजिक आर्थिक सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित किया गया था। देखो, इन्होंने एक पीएचडी क्या किया था? पीएचडी डिग्री लिया था। उसका थीम क्या था? नमक सत्याग्रह। ये भी बात भी क्या है सही, समझे? ध्यान रखना, पीएचडी करने में एक थीसिस लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? थीसिस लिखना पड़ता है। ध्यान रखना, समझिए, पीएचडी में करने के लिए क्या लिखना पड़ता है? थीसिस लिखना पड़ता है। तो कहने का सेंस ये है, कहने का सेंस समझिए थोड़ा सा। तो इन्होंने पीएचडी किया था। क्या किया था? राम मनोहर लोहिया बहुत बड़े लेखक थे, पत्रकार थे, क्रांतिकारी थे, सब कुछ थे इनके पास, लोग उनको जानता नहीं है, समझे? तो पीएचडी किस पे किया था? नमक सत्याग्रह पर। किस पे किया था? तो ये बात भी क्या है सही है। चलो थर्ड देखो क्या लिखा है। इन्होंने माना कि वर्ग, वर्ग मतलब क्लास से अधिक जाति, जाति मतलब कास्ट, होता है ना, हम ब्राह्मण, तुम चमार, तुम मुसहर, तुम फलना, तुम फलना, कहता है ना, भारत की प्रकृति में बहुत बड़ा बाधा है। उन्होंने कहा था कि वर्ग तो है ही बाधा, लेकिन उससे ज्यादा बाधा कौन है? जाति। क्या है? जाति बहुत बड़ी बाधा है। ऐसा किसने कहा था? राम मनोहर लोहिया ने कहा था। ऐसा में ये तीनों बात को ध्यान रखना। अभी लिखा देते, लिखिए लिखिए, लिखो, राम मनोहर लोहिया के बारे में महत्वपूर्ण बात लिखो। राम मनोहर लोहिया ने कहा था, सिंपल कहा था मतलब लिखा था। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट नंबर लिखिए, फर्स्ट नंबर लिखो, चले फर्स्ट नंबर लिखो। उनका मानना था कि रचनात्मक कार्य के बिना, रचनात्मक कार्य के बिना किया गया सत्याग्रह, किया गया सत्याग्रह उसी वाक्य की तरह है जिसमें क्रिया नहीं होता है। उनका मानना था कि रचनात्मक कार्य के बिना, रचनात्मक कार्य के बिना किया गया सत्याग्रह, रचनात्मक कार्य के बिना किया गया सत्याग्रह उस वाक्य की तरह है जिसमें क्रिया नहीं होता है, इसमें क्रिया नहीं होता है, क्रिया नहीं होता है। पढ़ाई तपस्या चीज है। पढ़ाई में अगर नौटंकी करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। पढ़ाई नौटंकी की चीज नहीं है, पढ़ाई की तपस्या की चीज होती है। देखिए, तो मैंने क्या बोला, राम मनोहर लोहिया क्या बोले थे, क्या कहा था, ध्यान दो। कहा था कि अगर अगर आप सत्याग्रह कर रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? रचनात्मक कार्य होना चाहिए। ठीक है, नहीं करोगे रचनात्मक कार्य को शामिल तो वो वही वाक्य हो जाएगा जिसमें क्या नहीं है? क्रिया। ऐसा वाक्य बन जाए जिसमें क्रिया नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन को तू लिखो। राम मनोहर लोहिया ने अपना पीएचडी, अपना पीएचडी नमक सत्याग्रह के ऊपर लिखा था, नमक सत्याग्रह के ऊपर लिखा था। अपना पीएचडी नमक सत्याग्रह के ऊपर लिखा था। अपना पीएचडी नमक सत्याग्रह के ऊपर लिखा था। ठीक है, सोचो, नमक सत्याग्रह के ऊपर पीएचडी लिखा था, मतलब किया था, थीसिस दिया था। ठीक है, चलिए थर्ड लिखो। राम मनोहर लोहिया ने, राम मनोहर लोहिया ने राम मनोहर लोहिया ने जाति को
भारत के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा माना जाति को कास्ट में जाति जो हम कहते हैं, तुम फलना जाति, तुम चिल्ला जाति, तुम चिल्ला जाति, मैं फलना जाति, ये तो जाति को भारत की प्रगति में बहुत बड़ा बाधक माना था। किसने? राम मनोहर लोहिया ने। ठीक है, कोई दिक्कत? तो पूरी बात समझ लो, एक बार बताते हैं राम मनोहर लोहिया के बारे में क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। 2 किताब का नाम बताओ। गिल्टीज मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, क्या मतलब हुआ कि जो इंडिया का पार्टीशन हुआ उसके लिए जो जिम्मेदार लोग थे, परिस्थिति थी, उनके बारे में लिखा था इस किताब में। दूसरा क्या बोला था? इतिहास का पहिया, व्हील्स मतलब पहिया। तो कौन सी किताब लिखा था? इतिहास की पहिया किताब किसने लिखा था? राम मनोहर लोहिया। ठीक है, ये 2 किताब। और 4 खंभों वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था? गांव के बारे में, जिला के बारे में, राज्य के बारे में यानी प्रांत के बारे में, और लास्ट में ऊपर केंद्र सरकार के बारे में बताया था। ठीक है, इसने डीएम के पोस्ट को कम वैल्यू दिया था। ठीक, ये बात बताया। हाँ, और मैंने बताया कि उनकी पीएचडी थीसिस नमक सत्याग्रह के ऊपर लिखा था, पीएचडी किया था। उन्होंने कहा था कि जाति जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। जाति एक बहुत बड़ी क्या है? समस्या। ये बात सही है। जब तक हम जाति पाति करते रहेंगे तब तक हमारा धर्म, हमारा जो राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा। चाइना में क्यों नहीं हो? चाइना इतना आगे क्यों हो गया है? क्योंकि वहाँ पर धर्म ही नहीं है, जाति ही नहीं है। वहाँ पे हम लोग जाति पाति करते हैं। यहाँ पे कहते तो फला जाति, मैं चिल्ला जाति, मैं बड़ा, मैं छोटा, सब चीज नौटंकी होता है। चलिए, इसीलिए हमारा देश क्या है? पीछे है। तो ये बात इन्होंने कहा था। और इन्होंने कहा था क्या? रचनात्मक कार्य के बिना सत्याग्रह जो करते हैं उसी तरह है जिस तरह वाक्य में क्रिया नहीं है। ठीक है, तो जैसे वाक्य में क्रिया अगर नहीं होगा तो वाक्य का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक, अगर इसी प्रकार क्या बोला था? अगर सत्याग्रह में रचनात्मक कार्य नहीं होंगे तो सत्याग्रह का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत? चलिए अब लिखिए। अब एक को सवाल पूछा यूपीएससी ने राजा राम मोहन राय के बारे में, ध्यान रखिए। अब स्टेटमेंट समझ लो पहले, फिर हम लिखा देंगे। पहले 4 स्टेटमेंट समझो, करेक्ट स्टेटमेंट समझना है। किसके बारे में? राजा राम मोहन के बारे में स्टेटमेंट समझो, ध्यान दो। देखिए बताते हैं, देखो बात करते हैं पढ़ाई। पढ़ाई बहुत तपस्या का चीज़ है, है बहुत आसान, लेकिन समझने का प्रयास करो। हम तो कह रहे हैं, हम बात कर रहे थे कि अगर मुझे मेरे ऐसा शिक्षक मिलता जो बचपन में मुझे ऐसे ही पढ़ाता, बात को खोचा छोड़ा छोड़ा के एकदम डिटेल से बच्चों की भाषा में, तो हम आज बहुत आगे रहते हैं। एक एक स्टेप को जैसे बता दे रहे हैं ना, वैसे कोई नहीं बताता, बस तुम समझो तुम्हारा काम है। हम बता दिए, तुमको समझ में आए या ना आए, लेकिन रियलिटी यही है। तुम अभी, हम तो बोलते हैं तुमको अगर नहीं समझ तो पूछो, प्रश्न पूछो, इतना फ्रीडम तुमको देते हैं, तो फेस टू फेस पूछ सकते हो। तुम नहीं पूछोगे, तुम्हारा इसमें अल्टीमेट कुछ बच्चा शर्म से नहीं पूछता होगा, नहीं पूछोगे, तुम्हारा गलती है। हम तो पूरे सबको अभी भी कह देते कान खोल के, जो भी नहीं समझ आया तो बिंदास पूछो कि हाँ हम बताएंगे, हम उसको और भी आसान करेंगे। अगर तुम नहीं पूछ रहे हो, इट मीन्स दैट इज योर फॉल्ट। ठीक, कोई भी दिक्कत हो तो पूछो कि हाँ फला सवाल नहीं समझे, फला टर्म का अर्थ नहीं समझे। पढ़ाई को मजाक मत करो, पढ़ाई को हम कहेंगे सीरियसली पढ़ो। जैसे विराट कोहली क्रिकेट खेला तो बढ़िया से खेला, पूरा दम ला के खेला, पूरा जान झोंक दिया है। तुम भले सैलून बन, मतलब एक कथी बन जाओ, मतलब क्या कहते हैं, एक कितना अच्छा मैंने पढ़ा था कि भले तुम नौवा बन जाओ, नौवा मतलब केस काटने वाला, लेकिन बेस्ट नौवा बनो, अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनो। भले तुम एक भंसिया बन जाओ, लेकिन अपने फील्ड में बेस्ट भंसिया बनो, कुक बनो, समझे? अपना बेस्ट काम दो, अपना बेस्ट दो, बेस्ट देना चाहिए। ये नहीं कि हाँ ठीक है हम पढ़ रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, ठीक है कोई बोला तो पढ़ लिए, ठीक है, एकदम जबरदस्ती ठेल का पढ़ाई नहीं हुई है।
कुछ लोग ठेल के पढ़ाई करता है, अंदर से फीलिंग्स होनी चाहिए कि हमको पढ़ना है, सीखना है, कुछ नया सवाल सीखना है, कुछ नया कॉन्सेप्ट जानना है, कुछ नए पर्सनैलिटी को जानना है। वो कहते हैं कि लोग कितना अच्छा कहता है, जो भी काम करो पूरे मन से करो, नहीं तो छोड़ दो। इसीलिए लोग 10-10 साल से पढ़ाई करता है, रिजल्ट नहीं होता है, 10 साल से घस रहा है, बीच में अंदर से चाहते नहीं है। नहीं होगा अलग बात है, नहीं होगा अलग, लेकिन तुम कोशिश ना करो, ये गलत बात है। कितना एक लाइन कहा जाता है, सफलता मिले न मिले ये तो किस्मत की बात है, आप कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। समझे? तो कोशिश करना चाहिए, नहीं होना तो भगवान के हाथ में है। तो तुमको तब तुमको अति नहीं होगा, मतलब रिग्रेट नहीं होगा। रिग्रेट मतलब पछतावा नहीं होगा कि यार कुछ ऐसा कर लेते, 2 घंटा और पढ़ लेते, 1 घंटा और पढ़ लेते तो वाह मन बड़ा, तब तुमको रिग्रेट नहीं होगा। जब तुमने पूरा दिया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तुम खुद को बोल सकते हो हाँ मैंने बेस्ट दिया, आई गेव माई बेस्ट, बट रिजल्ट नहीं हुआ, दैट इज नॉट द मैटर। वो मैटर नहीं करता है, मैंने मैटर ये करता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। नहीं होगा तो अलग बात है, लेकिन हाँ जब तुम थोड़े आधे मन से, अधूरे मन से करोगे कोई काम, तब जाके तुमको होगा अरे थोड़ा थोड़ा सा और एफर्ट कर लेते, इस विषय को थोड़ा और पढ़ लेते तो रिजल्ट हो जाता, या कोई भी समझ थोड़ा प्रॉब्लम था तो पूरा दीजिए, अपने आप को झोंक दो इसके अंदर, झोंक दो, गायब हो जाओ। मैं बोलता हूँ गायब हो जाओ। तुम सोचो कि तुम्हारे लिए समाज मर गया, तुम समाज के लिए मर गए। हाँ, तब हर चीज़ तुम अटेंड करोगे चुर चुर और मुड़ कि हर शादी अटेंड कर ले, हर फंक्शन अटेंड कर ले, गप मार ले, थोड़ा पबजी खेल ले, फ्री फायर कर ले, थोड़ा वेब सीरीज देख लेते हैं, थोड़ा हम चौक चौराहा पर समोसा 2 खा लेते हैं, जा करके हम थोड़ा लड़की से बतिया लेते हैं, लड़का से बतिया लेते हैं, थोड़ा सा हम गप्पे मार लेते हैं, CID की बात कर लेते हैं, CBI की बात कर लेते हैं, मतलब CID देख लेते हैं। हाँ, तो ये सब थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा चलता है, लेकिन अगर तुम भर दिन यही काम करो अब तो हो गया। कहने का सेंस ये है, इस सब के लिए आधा 1 घंटा काफ़ी है, लेकिन अपना हाँ एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए, तब जाके आपका रिजल्ट होगा। सोचिएगा कि जो है हम हर चीज़ कर ले, रिजल्ट भी हो जाए तो रिजल्ट होने वाला नहीं है, सच्चाई बताते हैं, ये पहले ही माइंड में कब कर लो। आधा 1 घंटा काफ़ी है इंटरटेनमेंट के लिए। भर दिन तुम फ्री फायर एक रीले देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, पागल हो गया दिमाग, क्या देख रहे हो, गुफा देख रहे हो इसमें। लेकिन हाँ देख रहे हैं हम, बहुत लोग देखते हैं ऐसे, देख रहा है देख रहा है, अरे क्या चुतिया तुम देख रहे हो, क्या देख रहे हो, वो बच्चा वाला कार्टून, फालतू फालतू का दिमाग देख रहा है लोग। कभी सोचना, दिमाग से पूछना तुम क्या देख रहा है, अंट संट नचनिया फचनिया कंट संट देख रहा छी। बस जब तुमको रियलाइज हो साला क्या 1 घंटा बीत गए फालतू रिस्क कॉल कर रहा छी, फालतू का फालतू को देख रहा छी, चीज के कोनो तोहर जीवन से कोनो हिस्सा नहीं छो, जो तुम्हारे जीवन में कोई उसका वैल्यू नहीं है, उसका उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, तब तुम देख रहे हो। तो समझो ये चीज, लिखिए, लिखो, राजा राम मोहन राय के बारे में क्या चीज सही है, लिख लो। देखिए, राजा राम मोहन राय के बारे में क्या चीज सही है, देखिए, तो हम इसको आज समझाएंगे। सुनिए, राजा राम मोहन राय के बारे में पहला स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट वाइज सवाल है, ध्यान रखना। क्या बता रहे थे, इन्होंने आत्मीय सभा की शुरुआत की, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो पहले चीज मैं बताता हूँ, 2 सभा तो याद ही कर लो, एक ब्रह्म सभा, ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज, एक आत्मीय सभा, इसका डेट भी। आत्मीय सभा की स्थापना 1814-15 में, 14-15 जो भी ऑप्शन मिले, कलकत्ता में किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय। कहाँ किया था? कलकत्ता में। कब किया था? 1814-15 में, ब्रह्म समाज से पहले। ब्रह्म समाज 1828 में किया था, लेकिन ये कब किया था? 14-15 में। तो ये बात क्या है, लिख लो, नोट में लिखिए। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय समाज की स्थापना, आत्मीय समाज या आत्मीय सभा की स्थापना 1814-15 में कलकत्ता में किया था। 14-15 में कलकत्ता में किया था।
1814-15 में कहाँ पे किया था? कलकत्ता में किया था। कौन समाज? आत्मीय समाज या आत्मीय सभा। ठीक है, ये बात क्या है? सही है। चले, स्टेटमेंट दो बाज है। उन्होंने एक बुक लिखा था, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट। गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट। देखो क्या होता है, एकेश्वरवादियों का उपहार। ध्यान दो, ये क्या है? एकेश्वरवादी का उपहार समझो। बुक लिखा था, ये ये जो राजा राम मोहन राय थे, एक भगवान को मानते थे। किस भगवान को? वो मानते थे भगवान एक है। इतना ब्रह्मा विष्णु महेश 56 करोड़ देवी देवता नहीं है, समझे? वो एकेश्वरवादी थे। कौन वादी थे? एकेश्वरवादी मतलब जो एक भगवान को मानता है, समझे? वो मल्टीपल भगवान को नहीं मानते थे। तो इनकी एक किताब है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। मोनो देखो, मोनोथिस्ट का, मोनो का मतलब होता है एक, थिस्ट मतलब मानने वाला, जो एक भगवान को मानता है। किस भगवान को मानता है? तो ये एक भगवान को, सिंगल भगवान को मानते थे। कौन? चलो उधर जाओ। क्या है? राजा राम मोहन राय। तो लिख लो, लेकिन किताब लिखे इनकी, किताब लिख लो, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। GIFT, गिफ्ट, या हिंदी में लिखो जो भी लिखना है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। MONO, मोनोथिस्ट। THEISTS, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट हिंदी में लिख लो, इसका नाम लिखो हिंदी में, एकेश्वरवादियों का उपहार। एकेश्वरवादियों का उपहार। एकेश्वरवादियों का उपहार। याद रहेगा ना किताब? क्या नाम था? हाँ, किसने लिखा था? राजा राम मोहन राय। किसने लिखा था जी? राजा राम। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स। चलिए थर्ड लिखिए, द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रीसेप्ट्स, PRECEPTS, या हिंदी में लिखो प्रीसेप्ट्स। प्री, प्री, प्र, प्री, 100 एकड़ 100, हाँ किताब में लिखो, प्रीसेप्ट्स। प्री, प्री, प्रो हर्षिकार, 100 एकड़ से, आधा प और स। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। कौन है बोलो? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। जीसस, जौधरीकार जी, स। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। किताब किसने लिखा? राजा राम मोहन। ये भी किताब है। अच्छा देखो क्या है किताब, ध्यान सुनिए। ध्यान सुनिए, थोड़ा सा बताते हैं। जीसस कौन थे पहले बताओ? भगवान। जैसे हमारे में लिए, जैसे भगवान शंकर है, महादेव, विष्णु, ब्रह्मा, सरस्वती, जो भी है, तो उसी प्रकार ईसाई धर्म के लिए एक बहुत बड़ा धर्म है जीसस। कौन है? जीसस। ध्यान सुनिए, जीसस भगवान छे, जिसको देखते हो कील ठोक देता है माथा पर। कौन ठोक दिया है? ऐसे करके रहेगा, ऐसे करके, ऐसे रहेगा, दीवार पर टांग देता है, यहाँ पर हाथ पे कील, यहाँ पे कील, छाती में कील, टांग में कील। उसके पीछे कहानी है, उसके पीछे कहानी है। क्या कहानी है? इसको आप पढ़ लेना। फिर भी कहा जाता है कि वो जिंदा हो गए। क्या हो गए? कील ठोकने के बाद जिंदा हो गए, तो भगवान इसको मान लिया। तो प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रीसेप्ट्स का मतलब होता है उपदेश। इसका मतलब हुआ ईसा के उपदेश। ईसा मसीह जो थे ना, जीसस का मतलब होता है ईसा मसीह। कौन मसीह? इसका मतलब अभी बता ना, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस मतलब इसका हिंदी क्या हुआ? देखो, ईसा मसीह के उपदेश। ईसा मसीह के उपदेश। ईसा मसीह जो भगवान थे, उनके उपदेश। ठीक है, ईसा मसीह के उपदेश। कोई दिक्कत? किसने लिखा था ऐसा? तो दो किताब याद हो गया। पहला क्या था?
गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, याद करो, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट मतलब हिंदी बोलते हैं एकेश्वरवादियों का उपहार। दूसरा किताब क्या बोला? द प्री, हाँ, ईसा मसीह के उपदेश, इंग्लिश में बोलो, द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, मत भूलना। क्या बोला जी? द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस किताब किसने लिखा? चलिए, ये बात भी क्या है, सही है। और चौथा लिखो, इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना किया, बात सही है। 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय। कोई दिक्कत? देखिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बता रहे हैं, देखिए क्या बता रहे हैं। तो क्या बताया? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। अच्छा, ये अंग्रेजी में नहीं लिखा था इन्होंने किस में लिखा था? ये इसका दूसरा नाम है। ये फारसी भाषा में लिखा था, इसको अंग्रेजी में फिर बनाया गया था। इनका फारसी किताब नाम याद करना, तुहफत उल मुहाहिदीन। लिखो, लिखो, तुहफत लिखो, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट का फारसी भाषा में लिख लो, यहाँ पर लिख लीजिए, तुफत, तू ह फ त, तुफत उल, उल मुआहिदीन, मुआहिदीन, तुहफत, तू ह फ त, तुफत उल मुआ, मदुर्घुकार व आकार, ह हर्षीकार द दीर्घीकार न, तुफत उल मुहा मुआहिदीन, तुफत उल मुआहिदीन। क्या बोले बाबू? हाँ, तुहफत उल मुआहिदीन। ठीक है, ये किस भाषा में लिखा गया है? लिख लीजिए, फारसी भाषा में। इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। क्या कहा जाता है? समझ आया कहानी? क्या समझे? इसी को, ये किस में लिखा गया था? फारसी में। लेकिन इसी को फिर बनाया गया किस में? अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में कहा गया गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। क्या बोला गया? लेकिन ओरिजिनल किताब का नाम क्या है? बीपीएससी पूछा है सवाल, तुहफत, उस पूरी बात समझो। क्या बोलेंगे? तुहफत उल, तुहफत उल मुआ, मुआ हिद्दीन। बोलो, फिर से बोलो एक बार, हिद्दीन, हिद्दीन, हिद्दीन। फिर से बोलो, तुफत उल मुआहिदीन, तुफत उल मुआहिदीन। ठीक है, मुआहिदीन। ठीक है, ऐसे लिखना, देखो, ये देख के लिखो, लिखे तुम लोग, ऐसे लिखा है, तुफत उल मुआहिदीन। ये किस भाषा में लिखा है? इसी का अंग्रेजी वर्जन क्या कहलाता है? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। इसी का हिंदी में कहते हैं एकेश्वरवादियों का, एकेश्वरवादियों का उपहार। पता है ना? अरे, मोनोथिस्ट का मतलब क्या? अच्छा, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। क्या विरोध किया था? इस किताब में कहा था कि बहुत सारे देवता का पूजा मत करो, एक देवता की पूजा करो। ये कहते थे कि भगवान एक है, भगवान क्या है, और मूर्ति में भगवान नहीं है। मूर्ति में भगवान कौन कहते थे? इनका मानना था कि भगवान एक है, और मूर्ति का नौटंकी मत करो, मूर्ति का भगवान नहीं है, भगवान कहीं भी है तो एक है, एक गॉड है, मानते थे गॉड एक है। नास्तिक नहीं थे आस्तिक, लेकिन मानते थे भगवान एक है, और मूर्ति का नौटंकी मत करो, मूर्ति में कोई जान, भगवान नहीं होता। ठीक है, देखो, इस किताब में इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक भगवान की, एक ईश्वर की पूजा करने की बात कही। इस किताब में इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ईश्वर की पूजा करने की बात कही। ठीक है, किसने? राजा राम मोहन राय ने कहा था। ये बात क्या है, सही है। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत है? चलिए, तो पढ़ो, अच्छे से पढ़िए, समझे? चलिए अगला सवाल लिखिए। भारत के कई राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत के कई राष्ट्रवादी नेताओं ने राष्ट्रवाद के लिए एक नैतिक आधार तैयार करने के लिए भारत में या भारत के कई राष्ट्रवादी नेताओं ने भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक नैतिक आधार तैयार करने के लिए भगवत गीता पर टीकाएं लिखी। बात फिर से सुनो। भारत के कई राष्ट्रवादी नेताओं ने भारतीय राष्ट्रवाद के लिए नैतिक आधार तैयार करने के लिए भगवत गीता पर, किस गीता पर? भगवत गीता पर टीकाएं मतलब किताबें लिखी। समझे? निम्नलिखित में कौन इसका एक अपवाद है? क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित में कौन इसका एक अपवाद है? ये सवाल है। आगे, निम्नलिखित में कौन इसका एक अपवाद, एक्सेप्शन है? एक एक्सेप्शन है। देखिए ऑप्शन में लिखिए इसको। ऑप्शन लिखिए, श्री अरबिंदो। बात बी में लिखो महात्मा गांधी। ऑप्शन सी में लिखिए बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी में लिखो राम मनोहर लोहिया। पहला ऑप्शन लिखो श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी, बी में, तीसरा में बाल गंगाधर तिलक, चौथा में क्या है? राम मनोहर लोहिया। क्या नाम है बुआ? राम मनोहर लोहिया इसका नाम है। ठीक है, चौथा। तो कौन आदमी जो है, पूरी बात समझिए, क्या करे सवाल समझो। सवाल समझ में आया तुमको? सवाल समझ आया? क्या समझ? हाँ, तो उसमें कौन नहीं लिखा, सवाल करे कौन इसका अपवाद है। देखो कौन है इसका अपवाद? राम मनोहर लोहिया। इन्होंने, पूरी बात समझिए, तीनों आदमी, ऊपर के तीनों आदमी लिखा था भगवत गीता पर, कुछ लिखा था। अभी बताएंगे क्या लिखा था। राम मनोहर लोहिया ने कभी भगवत गीता पे कुछ नहीं लिखा। अरे लोहिया के बारे में अभी, राम मनोहर लोहिया ने भगवत गीता के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा। ये समझे बात? अरे तीन आदमी केला खाया, एक आदमी केला नहीं खाया, तो कौन केला नहीं खाया? तो ऐसे बता रहे हैं कि केला कौन नहीं खाया, तो उसका नाम बोल दोगे। सोनू मोनू गोलू और एक लड़की है प्रिया। तो सोनू मोनू गोलू ने केला खाया, अब प्रिया ने केला नहीं खाया, तो कौन केला नहीं खाया? तो प्रिया ने केला नहीं खाया। ठीक, तो वही बात है कि किसने गीता के ऊपर कमेंट्री लिखा, कुछ ने कुछ अनुवाद किया, वक्तव्य दिया, तो किसने दिया? किसने? तो निम्नलिखित में, सवाल समझो, निम्नलिखित में कौन इसका अपवाद है? कौन इसका सवाल? देखो सवाल का पूरा मोटा मोटी अर्थ ये है, पूरी बात समझो। मोटा मोटी अर्थ ये है कि किसने भगवत गीता पर कमेंट, किताब, यानी कुछ बात नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। तो बारी बारी से देखते हैं। श्री अरविंदो ने लिखा था, क्या किया था? लिखा था। इन्होंने अपनी किताब, एक बुक है एसेज ऑन द गीता, एसेज ऑन द मतलब गीता पर निबंध लिखा था इन्होंने। किसने? अरविंदो घोष ने। दूसरा ऑप्शन में महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी ने एक गीता का अनुवाद करके एक बुक लिखा था, अनासक्ति योग। एक बुक लिखा था, बहुत कम आदमी को पता होगा। गांधी जी ने
गीता के ऊपर भी, गीता का भी ट्रांसलेट किया, और उस किताब का नाम था अनासक्ति योग। फिर तीसरा किताब गीता रहस्य, जैसे तुम लोग बताया था, गीता रहस्य एक किताब ही है, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन ऐसा कुछ बात गीता के बारे में किसने नहीं लिखा? राम मनोहर लोहिया के बारे में इन्होंने नहीं लिखा। इन्होंने इन्होंने राम मनोहर लोहिया के बारे में बता किए थे, एक समाजवादी सोशलिस्ट नेता थे। कौन? राम मनोहर लोहिया, जिनका बारे में 3-4 सवाल हम कर ही दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नोट में लिखिए, शुरू में लिखो, सब में लिखो। श्री अरविंदो ने एसेज ऑन गीता नाम से लेख लिखा था। एसेज ऑन लिखा गीता, एसेज, एसेज ए 100 एकड़ से ज, एसेज ऑन द गीता, एसेज ऑन द गीता, द लगेगा क्योंकि यहाँ पर द जो है धार्मिक ग्रंथ में द लगता है। एसेज ऑन द गीता, क्या लिखा था? एसेज ऑन द गीता नामक पुस्तक लिखा था। किसने? राम मनोहर, सॉरी श्री अरविंदो ने। राम मनोहर ने तो कुछ लिखा ही नहीं था, राम ने। ठीक है, अब लिखिए ऑप्शन में क्या महात्मा गांधी है? लिखो, महात्मा गांधी ने गीता पर एक किताब लिखी, नाम था अनासक्ति योग। अनासक्ति योग, कौन सा योग? अनासक्ति योग। ठीक है, और बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था गीता रहस्य, बहुत फेमस किताब है गीता रहस्य। कोई दिक्कत? कौन लिखा था बाबू? गीता रहस्य लिखा था। ठीक है, कौन रहस्य लिखा था? किसने लिखा था? हाँ, तो राम मनोहर लोहिया के बारे में इसमें क्या इस बात का जिक्र नहीं किया गया। कोई दिक्कत है? बोलो। चले, अब बात करते हैं एक समाज सुधारक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसके बारे में सवाल खूब पूछता है। तो इसे बहुत महत्वपूर्ण ये थे, समाज सुधारक थे। चलो बताओ, कल बताए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में क्या बताए थे? बताओ, तुम बताओ जी रोशनी कुमारी। देखिए, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ध्यान दीजिए, के बारे में हाँ वेरी गुड, विधवा पुनर्विवाह की समर्थन किया था इन्होंने। हाँ, एक पत्रिका लिखा था सोम प्रकाश। कौन प्रकाश? पता था जी? कहाँ से बिलोंग्स करते थे? बोलो, इस कहाँ के? जैसे हम बिहारी हैं, आई एम बिहारी, आई एम फ्रॉम बिहार। बिहारी नहीं थे, बंगाली थे। कौन थे? बंगाली। कौन थे? बंगाल, बंगाल ममता बनर्जी की। अभी कौन है बंगाल का मुख्यमंत्री? अरे बीजेपी तो हटा दिया ना ममता को। कौन बना बीजेपी का मुख्यमंत्री? शुभेंदु अधिकारी। क्या नाम है? ममता दीदी की लेफ्ट हैंड थी पहले ये, तो बीजेपी ने बड़ा दिमाग लगाया, उसको बोला कि लेफ्ट हैंड को ही अपने पास पाले में कर लो। अरे ममता का लेफ्ट हैंड कौन था? शुभेंदु अधिकारी को खरीद लिया। पहले टीएमसी में था ये, टीएमसी, मामा टी मानुस, तृणमूल कांग्रेस। चलिए फिलहाल इस पे बात करते हैं, हम बात करते हैं ईश्वर चंद पे, तो बात आगे बहुत बढ़ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिए। विद्यासागर ने, मतलब ईश्वर चंद विद्यासागर ने लेखन में बंगाली भाषा को विकसित करने में महत्वपूर्ण रूप से मदद की। अच्छा, इसने पता है, इसने जैसे हम लोग क ख पढ़ते हैं, क ख ग घ, तो इसने एक बंगाल में पोथी तैयार किया बंगाली भाषा का। पढ़ते ना अ, पढ़ते ना अ आ, तो ऐसा सोचो बंगाली को विकसित किया था इन्होंने। मतलब जो समझो, जैसे लेटर को बनाया था, लेटर को इसने बनाया था। किसने? सोच सकते हो कितने बड़े विद्वान थे। कौन? मतलब बंगाली अक्षर को विकसित किसने किया था? हाँ, कोई दिक्कत? एक बात क्या है, आ, सही है, ये बात क्या है, सही है। इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से
विद्यासागर की उपाधि मिली थी। इनको उपाधि कहाँ मिली थी? कह रहा है कि ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। ध्यान दीजिए, इनको विद्यासागर की उपाधि संस्कृत कॉलेज से मिली थी। कहाँ से मिली थी? ना कि प्रेसिडेंसी कॉलेज द्वारा। स्टेटमेंट बी कह रहा है इनको विद्यासागर कहाँ से मिला था की उपाधि? इनका बचपन नाम था ईश्वर चंद्र। क्या नाम था? इनको उपाधि क्या मिला? विद्यासागर, विद्या का सागर। तो इसको कहाँ से मिला था? संस्कृत कॉलेज कलकत्ता से मिला था। ऐसा में कहाँ से उपाधि मिला था जी? विद्यासागर। ठीक है, कोई दिक्कत? और इन्हें क्या कहा था पता है? आधुनिक बंगाली गद्य का पिता। गद्य का पिता ही कहते किसे? हाँ, कुछ कुछ लिखो। देखो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हेडलाइन लिखो, पहला बात लिखो। लिखो, फर्स्ट लाइन लिखिए इसमें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को आधुनिक बंगाली गद्य का पिता कहा जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को आधुनिक बंगाली गद्य का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न बंगाली प्रोज, आधुनिक बंगाली गद्य का पिता कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक बंगाली गद्य का पिता किसे कहते हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखो, उन्होंने बंगाली वर्णमाला और भाषा को बहुत सरल और आधुनिक बनाया। इन्होंने बंगाली वर्णमाला और भाषा को बहुत सरल और आधुनिक बनाया। और बहुत आधुनिक बनाया किसने? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। मतलब बंगाली वर्णमाला और भाषा क्या बनाया? बहुत सरल और क्या बनाया? आधुनिक बनाया। ठीक है, किसने? लिखो, इनको विद्यासागर की उपाधि संस्कृत कॉलेज कलकत्ता से मिली है। इनको विद्यासागर की उपाधि संस्कृत कॉलेज कहाँ से मिली है? कलकत्ता से मिली है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? समझ आया? और इन्होंने देखो क्या किया था, पूरी बात समझिए। एक अच्छा, इन्होंने क्या कहा था? विधवा विवाह का शादी होना चाहिए। ये बात इन्होंने कहा था, शास्त्र में लिखा है। ये बात शास्त्र का सबूत लेकर आए थे। समझे? किसने? शास्त्र लेकर आए, दिखाया कि देखो शास्त्र में बात लिखा है। और उस शास्त्र का नाम बता देते हैं। उस शास्त्र का नाम था पराशर संहिता। कौन संहिता? पराशर संहिता नाम था। ऐसा में याद रहेगा ना जी? कौन संहिता बाबू? तो क्वेश्चन पूछेगा, विद्यासागर ने, ध्यान समझना, प्राचीन ग्रंथ, धर्म ग्रंथ जैसे पराशर संहिता की गहराई से अध्ययन किया। क्या किया गहराई से? और उन्होंने साबित कर दिया कि शास्त्र में ये बात लिखा है कि विधवा का शादी होना चाहिए। तो कुछ लोग कहा कि नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। इन्होंने जब विधवा विवाह का बात किया ना, तो लोगों ने क्या कहा कि नहीं नहीं, शास्त्र में ये बात कहाँ लिखा है कि विधवा का शादी होना चाहिए? ये कहा कि रुको, हम तुमको शास्त्र पढ़ाते हैं। शास्त्र लेकर आया और बुक का नाम बोला पराशर संहिता। देख लो तुम लोग, इसमें लिखा है स्पष्ट रूप से कि क्या विधवा का शादी होनी चाहिए। शास्त्र का सबूत लेकर दिखा दिया। और विधवा का शादी होने का बात किसने कहा था? लिखिए, नोट में लिखिए, विद्यासागर जी ने हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे पराशर संहिता का गहराई से अध्ययन किया। हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे पराशर संहिता का गहराई से अध्ययन किया। गहराई से अध्ययन किया। वे पूरी तरह आश्वस्त थे कि
आश्वस्त थे कि शास्त्रों में विधवा विवाह की अनुमति दी गई है। लिखो, वे पूरी तरह आश्वस्त थे कि शास्त्रों में विधवा विवाह की अनुमति दी गई है। ठीक है, शास्त्रों में विधवा विवाह की अनुमति दी गई है। ठीक है, देखिए उन्होंने शास्त्रों के परिणाम को का प्रमाण देकर, उन्होंने शास्त्रों का प्रमाण देकर रूढ़िवादी ताकतों का विरोध किया था। उन्होंने शास्त्रों का प्रमाण देकर, उन्होंने शास्त्रों का प्रमाण देकर रूढ़िवादी ताकतों का विरोध किया था। देखो उन्होंने शास्त्रों का परिणाम का प्रमाण, प्रूफ देकर, प्रूफ मतलब साबित कर दिया, रूढ़िवादी ताकतों का विरोध किया। रूढ़िवादी ताकत मतलब जो मानते थे कि नहीं, विधवा का शादी नहीं होना चाहिए, विधवा को बंद रहना चाहिए, शादी नहीं करना चाहिए, हुआ रूढ़िवादी ताकत का क्या किया था, का विरोध किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। कोई दिक्कत आया समझ में? क्या हाँ, पराशर ग्रंथ से क्या किया था? सिद्ध कर दिया था। किसने? विद्यासागर का ने कहा था कि क्या होना चाहिए, बोलिए, विधवा अपना विवाह होना चाहिए। तो बताओ, इन्होंने बंगाली को डेवलप किया। अरे डेवलप किया ना जी, उसको आसान बनाया। किसने आसान बनाया? सागर ने। इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, प्रूफ दे दिया कि देखो तुम्हारे धर्म ग्रंथ में लिखा है। कुछ लोगों ने कहा कि इसका सबूत है तुम्हारे पास, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। बोला शास्त्र दिखा दिया। ठीक, कोई दिक्कत? इनको विद्यासागर की उपाधि कहाँ से मिली है? संस्कृत कॉलेज कलकत्ता से मिला है। समझ आ रहा है ना? ये सब स्टेटमेंट वाइज है, बहुत डीपली पढ़ा रहा छियो। वन लाइनर फैक्ट नहीं, एक होता वन लाइनर फैक्ट, फलना की बस विधवा विवाह समर्थन किया। हम तुमको ये सब मतलब डिटेल के अनुसार पढ़ा रहे हैं एक एक चीज को, इसलिए समय लग रहा है। जब भी पढ़ो तो गहराई में पढ़ो, ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ लेना। क्या? तो ऐसे ही पढ़ा जाता। अभी खत्म नहीं हुआ है। समाज सुधारक लंबा टॉपिक है, इसको पढ़ लोगे तो एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में दोनों को 2 नंबर पूछवे करेगा। इतिहास में देखो, इतिहास में क्या क्या पढ़ना, ध्यान दो धर्म। इतिहास में समाज सुधारक पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री में युद्ध पढ़ना है? तुमको युद्ध पढ़ना है, तुमको गवर्नर जनरल पढ़ना है? तुमको बहुत बड़ी पर्सनालिटी पढ़ना है, आंदोलन पढ़ना है। समझ मेरी बात? सब फेमस टॉपिक है, इसको पढ़ना डिटेल से, गहराई से पढ़ो। तो कल क्या पढ़ के आओगे? सुनो तुम, सोशल रिफॉर्म क्या पढ़ के आओगे? विधवा विवाह, ये विवाह, वो विवाह, जो भी है, मतलब ये सुधार, वो सुधार, जो भी सती प्रथा, ये सब क्या कहलाता है? सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार। इसको पढ़ना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। ठीक है, इतना ही रहने दो। ठीक है, ओके।